नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका एनके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज अपन करेंगे कंट्रोल सिस्टम, जो कि एडवांस कंट्रोल सिस्टम है। डीएफसीसीएल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे, जो कि अपने पिछले वीडियो में करे थे। थ्योरी का अपना पार्ट था एडवांस कंट्रोल सिस्टम, जो कि अपने समझा था, उसी पे आधारित आज करेंगे। डीएफसीसीएल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव लगाएंगे कि ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से आते हैं, किस प्रकार से बन सकते हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे। तो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो कि आपको दिख रहा होगा। इनपुट में अपन को आरएस दिया हुआ है इनपुट में, और आउटपुट में अपन को सीएस। तो अपन को ट्रांसफर फंक्शन पूछा गया था इसमें, सीएस अपॉन आरएस। तो इसके अंदर क्या है, एक फॉरवर्ड पाथ है, तो अपन ने लिख दिया G1 अपॉन 1 प्लस GS HS। 1 प्लस GS HS। प्लस का निशान क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो वहां पे प्लस पे आ गया। तो ये हो गया आपका ट्रांसफर फंक्शन। ऐसा क्वेश्चन आता है एज इट इज। पिछली पेपर उठा के देख भी लेना, पिछले पेपर में आया भी है डीएफसीसीएल के अकॉर्डिंग। अपना दूसरा क्वेश्चन है, इसमें एक सिस्टम दिया गया है, इसमें इनपुट दिया गया आरएस और आउटपुट दिया गया आपको सीएस। तो इसके अंदर G1 लगा है, G2 लगा है, और दो ये लगे हैं आपके समिंग पॉइंट, और आपके फीडबैक पाथ लगे हैं। एक तो ये H1 लगा है और एक लगा है H2 लगा है, एक लगा है H2। दोनों में माइनस का निशान है। तो अपन को पहले तो अपन ने लूप पूछा कि लूप कितने हैं, तो लूप बताना। तो एक लूप तो यहां से लेके ये बनता है एक नंबर 1 लूप, और 2 नंबर का लूप बनता है यहां से, ये होता है 2 नंबर का लूप। तो टोटल कितने लूप हो गए, टोटल लूप हो गए आपके 2। अब एक होता है आपका फॉरवर्ड पाथ। को फॉरवर्ड का पाथ कितने हैं, इनपुट से आउटपुट की तरफ जाने का रास्ता। तो इनपुट से आउटपुट की तरफ जाने का रास्ता एक ही रास्ता है, यहां से लेके यहाँ आउट एक ही रास्ता है, तो एक ही रास्ता है। तो फॉरवर्ड पाथ कितने हो गए, फॉरवर्ड पाथ हो गए एक, फॉरवर्ड पाथ हो गया। फिर अपन को पूछा है ट्रांसफर फंक्शन। अब इसके अंदर ट्रांसफर फंक्शन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफर फंक्शन कितने हैं इसके अंदर। तो ये आप ध्यान से देखना कि इसके अंदर ट्रांसफर फंक्शन देखते हैं। ट्रांसफर फंक्शन किस प्रकार से लिखते हैं बताता हूं आपको। तो CS अपॉन RS अपन को लिखना है, CS अपॉन RS, CS अपॉन RS। ये हो जाता है आपका फॉरवर्ड पाथ कितने हैं इसके अंदर। फॉरवर्ड पाथ का एक ही फॉरवर्ड पाथ है, तो वो लिख दो अपन को G1। पहले आएगा RS से स्टार्ट करेंगे, तो पहले आएगा G1 फिर आएगा G2। तो अपन ने लिख दिया G1 G2। फिर अपन को लिखना है, यहां पे मैंने सिखा रखा आपको, लिखना है 1 प्लस। तो वहां पे लिखना है अपन को 1 प्लस। बाद में आपको लिखना है कि इसके अंदर लूप कितने, लूप लिखने हैं। तो लूप कितने, 2 लूप है। G1 यहाँ पे माइनस का है, तो प्लस का निशान लगा दिया, ये तो पता चल गया होगा। G1 H1 और फिर से प्लस का निशान, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो फिर से प्लस का निशान। फिर G2 H2। लेकिन हमने इतना ही सीखा था कंट्रोल सिस्टम में। अब देखते हैं एडवांस कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है। यहाँ पे आ जाएगा प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे आएगा आपका, G1 H1 और G2 H2। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका अगर ट्रांसफर फंक्शन देखना है तो इस प्रकार से होगा। इससे हार्ड आपका एडवांस में नहीं आएगा। ये देख लो ध्यान से, ट्रांसफर फंक्शन का G1 और G2 अपॉन 1 प्लस G1 H1 G2 H2 प्लस G1 H1 और G2 H2। तो ये हो गया आपका ट्रांसफर फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में वही है एज इट इज। अब की बार हमने चिन्ह चेंज किया। यहाँ पे सिस्टम दिखाई दे रहा होगा आपको, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इसमें यहाँ पे प्लस है, उसमें वहां पे भी माइनस था। अभी दूसरा नंबर के क्वेश्चन देखे थे, उसमें दोनों जगह माइनस था। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है फीडबैक के अंदर। तो अब किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये तो आपको पता ही है, CS अपॉन RS G1 G2। ये तो फॉरवर्ड पाथ हो गया। 1 प्लस, प्लस कैसे आया, ये माइनस का है तो ये प्लस आ गया। तो G1 G2 G1 H1 आ गया, यहां तक पता है। फिर ये माइनस का निशान, ये भी पता होगा, यहाँ पे प्लस है तो इसका ऑपोजिट आ जाता है, ये माइनस आ गया। फिर G2 H2 आ गया। फिर ये माइनस क्यों आया, फिर ये माइनस इसलिए आया क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई ये होता है माइनस G1 H1 प्लस, आपको मल्टीप्लाई करना है, प्लस
प्लस के, तो प्लस के तो ऐसे ही प्लस के लिखे जा सकते G2H2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का निशान। तो ये हो गया माइनस G1H1 और G2H2। समझ में आया वो? तो ध्यान से देखा तो समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपना सिस्टम दिया गया है, इसमें एडवांस लेवल का ये क्वेश्चन है आपका। G1 GSHS बराबर दिया गया है 10s प्लस 5s की क्यूब कोष्टक 10s प्लस 25। सिस्टम का ऑर्डर क्या है, यानी कौन से टाइप का सिस्टम है बताना है। तो मैंने बता रखा आपकी s की घात 3 है, तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, यहाँ पे 3 है तो ये सिस्टम s की घात n है, या जहाँ पे जितनी भी होती है घात तो वो सिस्टम हो जाता है। जैसे 3 है तो 3 टाइप सिस्टम हो गया, यहाँ पे 2 होता तो ये 2 टाइप सिस्टम हो जाता, अगर 1 होता तो 1 टाइप और 0 होता तो 0 टाइप सिस्टम हो जाता। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, टाइप 1 के लिए यूनिट रैंप इनपुट दिया गया है तो एरर क्या होगी, मतलब एरर का क्वेश्चन है। तो एरर के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको टेबल बना रखी है। तो टेबल के लिए टाइप ये सिस्टम होते हैं आपके, टाइप 0 सिस्टम, टाइप 1 सिस्टम, टाइप 2 सिस्टम। ये होते हैं आपके यूनिट स्टेप, ये होता है यूनिट रैंप, ये होता है यूनिट पैराबोलिक। तो इसके लिए एरर फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसे पूछा अपन टाइप 1 के लिए, तो टाइप 1 ये रहा, और किसके लिए पूछा, यूनिट रैंप के लिए। तो यूनिट रैंप के लिए ये हो जाएगा रैंप, ये हो गया टाइप 1। तो इसके अंदर इसके सामने कौन सी है, ये हो गई, तो 1/kV, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/kV। ये हो जाएगी इसकी एरर। इसी प्रकार से और क्वेश्चन बन सकते हैं यूनिट स्टेप इनपुट के लिए, यूनिट स्टेप यानी यूनिट स्टेप इनपुट के लिए टाइप 2 के लिए, टाइप 2 के लिए कितनी एरर होगी, तो टाइप 2 के लिए कितनी इनपुट होगी, 0। तो ये टेबल है, टेबल याद करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे देख लो, ये ऐसे ऐसे करके ये वैल्यू लिख लो, इसके ऊपर 0 लिख दो, यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे इंफिनिटी इंफिनिटी इंफिनिटी, इस प्रकार से याद रख लो। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। जैसे जैसे एरर वाले क्वेश्चन आएंगे, अगर आपकी टेबल है तो यहाँ से एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ से आपका कंफर्म हो जाएगा और पूरे पूरे चांसेस है यहाँ से बनने के। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, यूनिट रैंप इनपुट के सापेक्ष युग्मन यानी कोफिशिएंट लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के कह रहे हैं यूनिट रैंप इनपुट के सापेक्ष कौन सा युग्मन है जो लिखा जा सकता है। तो यूनिट रैंप के लिए मैंने लिखा रखा आपको थ्योरी में, पहले थ्योरी वाली क्लास में, तो वो लिखा जाता है आपका वेलोसिटी यानी वेग युग्मन के तहत, वेग युग्मन यानी वेलोसिटी कोफिशिएंट यानी केवी के अंतर्गत लिखा जाता है, इसके सापेक्ष लिखा जाता है। ऐसे ही अपन देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं, यूनिट स्टेप के अंदर मैंने लिखा रखा आपको पोजीशन कोफिशिएंट यानी केपी के सापेक्ष लिखा जाता है। तो यूनिट पैराबोलिक के अंदर आपका एक्सीलरेशन यानी त्वरण के सापेक्ष लिखा जाता है, त्वरण युग्मन के सापेक्ष लिखा जाता है। तो ये हुए तीनों लिखा रखे मैंने, तीनों ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, तो मैंने इंपॉर्टेंट थे तो मेंशन कर दिए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वेलोसिटी कोफिशिएंट यानी वेग युग्मन का सूत्र क्या है। तो मैंने लिखा रखा आपका केवी बराबर लिमिट एस जीएस एच एस की का लिमिट है 0। तो ये मैंने आपको नोट करवा रखा है सारा कुछ। ऐसे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं सीधे सीधे। नेक्स्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 अपना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जिसमें अपना क्वेश्चन दिया गया सी एस अपॉन आर एस बराबर 4s² प्लस 10s+4। दिए गए ट्रांसफर फंक्शन में प्राकृतिक आवृत्ति कितनी है, नेचुरल आवृत्ति पूछी है इसमें, ओमेगा एन पूछा है। ओमेगा एन को क्या बोलते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी या प्राकृतिक आवृत्ति। तो अपन देखते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, अपना सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो अपना मैंने फॉर्मूला लिखा रखा है, सी एस अपॉन आर एस बराबर होता है ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन। तो इसके अंदर कंपेयर करो, ओमेगा एन स्क्वायर बराबर, यहाँ पे मान लो ओमेगा एन स्क्वायर है, तो यहाँ पे ओमेगा एन स्क्वायर बराबर कितना है 4। कितनी वैल्यू दी गई है, 4 दी गई है। तो ओमेगा एन बराबर √4 या 2 रेडियन पर सेकेंड। तो इसका ओमेगा एन की वैल्यू आ गई 2 रेडियन पर सेकेंड।
अब अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। अगर अपन को जीटा का मान भी पूछता तो जीटा का मान कैसे ज्ञात करते हैं, ये मान लो जीटा का मान भी अपन को पूछता तो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो अपन को 2 जीटा ओमेगा एन एस, इसकी वैल्यू दी गई है यहाँ पे 10s, कितनी गई है 10s, यहाँ पे दी गई है 10s। तो यहाँ पे अपन इक्वल लिख दिया 10s, बाद में आपने जीटा लिखा, यहाँ पे जीटा लिख दिया, s से s कैंसिल हो गया, फिर आपने जीटा लिख दिया, जीटा यहाँ पे ये 10 का 10 आ गया, ओमेगा 2 का 2 लिख दिया यहाँ पे, जीटा यहाँ पे आ गया, ओमेगा एन आपके नीचे चला गया, तो ओमेगा 10 अपॉन 2 इंटू 2 यानी 10, 10 अपॉन 4 बराबर ये आ गया आपका 2.5, इसका राइट आंसर हो गया। जीटा की वैल्यू आ गई 2.5, यहां से निकालोगे तो निकल जाएगा आराम से इजीली, समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एडवांस का। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, यानी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में जीटा आपका 1 से ज्यादा है तो सिस्टम कौन सा होगा, सिस्टम कौन सा होगा, अनडैम्पिंग सिस्टम होगा, अंडरडैम्प्ड सिस्टम होगा, ओवरडैम्प्ड सिस्टम होगा, या क्रिटिकल सिस्टम होगा। तो अपन को सिस्टम बताना कि वो कौन सा सिस्टम होगा। तो अगर 1 से ज्यादा है, जीटा का मान 1 से ज्यादा है तो ओवर होगा, अगर 1 से कम होता तो अंडर हो जाता, अगर 1 के बराबर होता तो क्रिटिकल हो जाता, और 1 के 0 होता तो अनडैम्प्ड हो जाता। ये मैंने आपको थ्योरी की क्लास में करवा रखा है। वैसे भी इसका ये 0 हो जाता तो अनडैम्प्ड, अगर कम हो जाता तो अंडरडैम्प्ड, अगर बराबर हो जाता तो क्रिटिकल डैम्प्ड। तो इसका ज्यादा है तो क्या होगा, ओवरडैम्प्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मैंने जितने भी एडवांस से कंट्रोल सिस्टम से आपके ऑब्जेक्टिव बनते थे सारे ऑब्जेक्टिव करवा दिए थे। अगर थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव आपने देख लिया तो एडवांस से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो थैंक यू दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।